Hello, Bacha Party. Hope you all are fine. So this is a part 2 of the chemical reactions and equation of class 10th chapter 1. एंड यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसको तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। एंड उसके बाद आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। स्टार्ट कर, ठीक है। तो जो फोटोलाइटिक मीन्स समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ लाइट को हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो रिएक्शंस जब उसमें क्या होता है, कभी कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, जैसे यहाँ पे AgCl है, उस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे AgBr है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+Br2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न्स हो रहे हैं ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl जो है, ठीक है, ये टर्न्स हो रहा है ग्रे ऑन एक्सपोजर। ये ग्रे कलर का चेंज होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ग्रे कलर में हो जाता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि सिल्वर क्लोराइड के साथ क्या होता है जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, तो क्या होता है, वो टर्न्स हो जाता है व्हेन दे कम इन द एक्सपोजर ऑफ टू लाइट। तो क्या होता है, ये ग्रे कलर का चेंज हो जाता है, उसका कलर में चेंज आता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। और एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब आपको कभी कभी एक यूजेज पूछ लिया था कि राइट द यूजेज ऑफ फोटोलाइटिक या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये जो रिएक्शन है यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। जो आपका फोटोग्राफी होता है ब्लैक एंड वाइट में, उसमें आपका यूज होता है ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा आता है तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको वर्ड से समझ में आने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मतलब समथिंग विच इज़ डिस्प्लेस टू अदर थिंग, ठीक है। कोई चीज़ जो कि दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ तो होगा नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे तो सब्सटेंसेस होंगे, यहाँ पे तो एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो यहाँ पर है कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर बोलोगे कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकता एक रिएक्टिव एलिमेंट, यदि कोई दूसरे जो आपके दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो डेफिनेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है दोनों में, और कभी कभी तो डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाता है विथ एन एग्जाम्पल के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ऑल्सो नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स को या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को एक सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन इस तरीके से, जैसे A+BC, यहाँ पर है AC+B बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी हम यहाँ पर सब्सटेंसेस ले रहे हैं A और कोई BC, तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली जाके प्रोडक्ट बना रहा है AC और B। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो A है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए B से। यदि B ज़्यादा रिएक्टिव हो गया A से तो ये जो है मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली A इज़ मोर रिएक्टिव दैन B और B इज़ मोर रिएक्टिव दैन A। if sorry A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not displaces C. तो यहाँ पर A जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, C को नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर B जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो किस तरीके से डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो समझ रहे हो ना, कुछ सोचो, देखो सोचो, यदि A है हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है, और B है लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो A जो है जिसके पास, समझ लो यहाँ पर 2 इंसान है, इसके पास 50 रुपये है, इसके पास 1 भी रुपये नहीं है, और ये मतलब क्या हो रहा है, और ये जो है उसके पास 50 रुपये है पर ये थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा मतलब नहीं है उसके पास उतना ताकत, इसके एज कम्पेयर टू हिम। तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, ये 50 रुपये छीन लेगा क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम BC एंड रिएक्शंस विल नॉट टेकिंग प्लेस, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। अब एग्जांपल देखो कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं और जिंक क्लोराइड दे रहे हैं,
जब जिंक और HCl का रिएक्शन होता है। तो इवन जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिंक जो है दोनों केसेस में मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन और हमारे कॉपर से। ओके, समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एंड हमारा जो फोर्थ है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट है, मान लो ए है और बी है। ये मतलब इसके आयंस है बी, मतलब और इसका सी, ओ सॉरी यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो ये जो मतलब बी है, इस ये आयंस है यहाँ पे डी, ये इसको डिस्प्लेस कर ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेस। यहाँ पे दो दो बार डिस्प्लेस और दो बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ रहे हो। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल है कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, जब हम बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ, यानी कि Na2SO4 के साथ करवाते हैं इसका रिएक्शन, तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है बैरियम सल्फेट का। बैरियम सल्फेट का क्या प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि जो बच जाता है लास्ट में। जैसे आप एक बाल्टी में चूना वूना घोल लीजिए, तो उसको घोलेंगे तो बाद में अल्टीमेटली कुछ चूना हम लास्ट में जाके बच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। समझ रहे हो। तो यहाँ पे NaCl बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए BaCl2 है, Na2SO4 है, तो ये BaSO4 बन रहा है, यानी कि Ba जो है SO4 को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और Na2 जो है Cl2, यानी कि यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस करके NaCl बना रहा है, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, और इसकी आपका जो है ये रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, यहाँ पे NaCl और H2O बनता है, यानी Na जो है Cl को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, और H जो है OH को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ वाटर बना रहा है, और ये NaCl यानी कि आपका सॉल्ट बना रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, double displacement reaction in which precipitate is formed is also known as precipitation reactions, and neutralization reactions are also example of double displacement reaction। जिस यदि देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यदि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो उसे कह सकते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब कोई भी एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवा के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी क्या है, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा, यदि आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का यहाँ पे ये एग्जांपल है कि किस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे AgCl और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, यानी एक दूसरे को डिस्प्लेस करके ये बन जाता है। और यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से एक बेस है, NaOH तो बेस है, और HCl क्या है यहाँ पर एसिड है, तो यहाँ पर किस तरीके से एक बेस से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कॉमन सॉल्ट NaCl बन रहा है और वाटर मिल रहा है हमें अल्टीमेटली। तो इस तरीके से हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यदि आपको इसको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यदि हमारा देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यदि एडिशन होगा ऑक्सीजन का, यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यदि हमारा क्या हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन रिड्यूज हो जाए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ही दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब एडिशन ऑक्सीजन का, ठीक है, या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक बहुत ही वेरीफाई एक्सप्लेन करेंगे हम मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन आर or non-metallic element is added or hydrogen or metallic element is removed are called to be oxidized, ठीक है। तो क्या होता है जब एलिमेंट, देखो जब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से
यदि ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है हमारा जो पूरे ये एलिमेंट्स और कंपाउंड है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि कार्बन प्लस यदि ऑक्सीजन को लेंगे तो यहाँ पे CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें एडिशन हो गया ना ऑक्सीजन का। तो कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो कि कुछ एग्जांपल है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा CO, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और COO प्लस H2, यानी कि CO प्लस H2, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड को यदि देखो यहाँ पर H2 को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, उसी के जस्ट अपोजिट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब हाइड्रोजन का प्लस होना और ऑक्सीजन का रेड्यूज हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का एक देख लीजिए। ठीक है, कि CO प्लस H2 और CO जो मैंने पीछे वाले स्लाइड्स में दिखाए थे वो रिडक्शंस का था, सॉरी ये देखो, ये आगे स्लाइड बढ़ जाता है, सॉरी, देखो 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 ये जो है ना हमारा, ये सेकेंड वाला, ये जो है ये पहला है हमारा ऑक्सीडेशन का, दूसरा है रिडक्शन का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन को, कि यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, बट यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका रिमूवल हो गया, तो यहाँ पर रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, समझ रहे हो। इन द रिएक्शन ऑफ CuO इज रिड्यूस टू Cu, जो हमारा CuO में क्या हो रहा है, ये CuO जो है रिड्यूस होकर Cu बन रहा है, और H2 इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और H2 जो है यहाँ पे H2 को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये टुगेदर मिलकर क्या बना रहा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जब क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसका एक एग्जांपल ये लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शन कह दिया गया एक शॉर्ट टर्म में। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखेंगे और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंसेस देता है हमें ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, और उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है। एंड द सब्सटेंसेस जो रिमूव करता है हाइड्रोजन, उसे भी कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एडिशन था ना ऑक्सीजन का और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे कहते थे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, और जो सब्सटेंस रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे उस एलिमेंट या फिर उस सब्सटेंसेस को, समझ रहे हो। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंसेस देगा हमें हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, या फिर जो सब्सटेंसेस रिमूव करता है फ्रॉम इट सेल्फ से ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है हमारा जो 6th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, 10%, 100%, 100 में से 10% इसके चांसेस हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं विद एन एग्जाम्पल के साथ, या फिर कभी कभी दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन कम आता है, बट ये डिफरेंस है ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, उसमें वो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का क्या होता है, द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जो रिएक्शंस में क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं, हम एनर्जी रिलीज होते हैं उसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो, रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन विच एनर्जी इज रिलीज। उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये रेस्पिरेशन का ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन है, देख लो। ओके, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम किस चैप्टर में, लैब प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ओके, सो जब क्वाइक्लाइम यानी कि CaO जो ऐड होता है वाटर के साथ, तो ये भी एनर्जी रिलीज करता है। ये भी क्या करता है, अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी जो रिलीज करे वो क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स
समथिंग हम एक्जो, देखो इसके नाम से याद कर लो कि एक्जो मीन्स, आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप बार बार भूलोगे, क्योंकि मैं भी भूलता था। तो उसको किस तरीके से याद कर सकते हो कि एक्जो मीन्स आपने कुछ एक्जो यानी कि बाहर निकाला। बाहर निकाला क्या, एनर्जी, यहाँ पे याद रखना एनर्जी निकालेंगे इस रिएक्शंस में। तो एनर्जी यदि बाहर निकल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखो यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, यानी कि हीट एनर्जी उनकी उन्हीं को रिक्वायर्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना, उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होता है तभी ये डिकम्पोजिशन होता है। तो दैट इज कॉल्ड, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यदि हीट रिलीज हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन से, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या अब क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट क्या क्या पड़ता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एवरीडे की लाइफ में, ठीक है। तो इसका दो ही इफेक्ट है, कॉरिजन और डेंसिटी। कॉरिजन क्या होता है भैया, जो प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा। ये जो रस्टिंग होता है ना, जो हमारे जंग लग जाते हैं आयरन में, यही बता रहे हैं जो मेटल में किस तरीके से जब वो स्लो कन्वर्जन होता है, ये स्लो कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो दो शब्द है, ये जो दो वर्ड है, स्लो कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें कॉरिजन के लिए, तो कॉरिजन के जो है ये क्या होता है कि मेटल क्या होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स में, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्शन होता है किसके साथ, उस मेटल का रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और एसिड के साथ, गैस के साथ, और तो जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इज कॉल्ड कॉरिजन। समझ रहे हो, उसे कहते हैं कॉरिजन। तो कॉरिजन का एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो फॉर्म्स एक रेड सब्सटेंसेस फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं रस्ट। ये जो हमारा ये जो Fe2O3 है ना, ये रस्ट है, यानी कि ये जंग है, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाँ सॉरी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 XH2O, XH2O। तो ये जो पूरा एक एक जो कंपाउंड बना रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, Fe2O3XH2O, ठीक है। तो ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं रस्ट, ये क्या है, जंग है। तो जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, यानी कि मॉइस्चर के साथ, ठीक है, तो पानी को ही मॉइस्चर कहा जाता है। अब तो मतलब जब रिएक्ट करता है तो ये एक रस्ट बनाता है, जो कि किस कलर का रस्ट बनाता है, जो कि रेड कलर का होता है। कभी कभी पूछ लेता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसमें जो एक रस्ट तैयार होता है, जो रस्ट बनता है वो किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो बता रहा हूँ मैं, Fe के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बट अल्टीमेटली उसके पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और O2 के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, H2O के पास, O2 के पास और H2O के पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये पूरा एक पूरा हो रहा है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर Fe2O3 है और XH2O है, ठीक है, मतलब X मोल है यहाँ पे, X एटम्स ऑफ H2O। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉरिजन रस्टिंग जो है वीकेंस द आयरन। अब क्या होता है, जब किसी मेटल में जंग लग जाता है या फिर किसी भी आयरन में जंग लग जाता है, तो उसको क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है उस आयरन को, स्टील ऑब्जेक्ट को, या फिर स्टील ऑब्जेक्ट में भी जंग लगता है, देख लेना आप स्टील को रख के बाहर कभी और 1 साल के लिए छोड़ देना तो लग सकता है। एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स हो गया, रेलिंग्स में भी लगते हैं, आपने देखे होंगे, आपके घर में रेलिंग्स होंगे तो देखे होंगे आपने, कार बॉडीज़ में देखे होंगे, कार के बॉडीज़ में भी लग जाते हैं, ब्रिज में लग जाते हैं, शिप में लग जाते हैं, और कट्स शॉर्ट देयर लाइफ एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ, ओके। तो यहाँ पर क्या है, मेथड क्या क्या है, हम किस तरीके से आयरन रस्टिंग से होने से बचा सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। लोग क्यों अपने घरों को जो गेट होते हैं यदि मेटल आयरन के होते हैं, लोहे के होते हैं, तो क्यों उसको पेंट करते हैं, क्योंकि वो रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए। ग्रीस करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है उससे भी करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन एक उसके पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर सब में। तो ये है हमारा
रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो रैंसिडिटी का मतलब होता है जो टेस्ट और ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड to air for a long time, that is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials. इसको सबको आप डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक बार 2 बार लिख लोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यह देखो यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया, कुछ हार्ड नहीं है। आप किसी भी फूड मटेरियल को, ठीक है, फूड मटेरियल जिसमें क्या हो, ऑयल हो, ठीक है, और उसमें तो फैट होंगे ही, यदि वो कोई मतलब होगा अच्छा खासा खाना होगा, ऑयली फैट वाला खाना होगा तो ओके, उसको यदि आप छोड़ दोगे लंबे समय तक, आप यदि एक दिन भी छोड़ दोगे गर्मियों के मौसम में तो ख़राब हो जाते हैं, उसमें से स्मेल आने लगता है। तो जो स्मेल आने लगता है और जो कलर, उसका जो टेस्ट है वो चेंज होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है, खाना ख़राब हो गया, समझ रहे हो। इट इज़ कॉजेज, ये क्यों होता है, ड्यू टू, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का और ऑयल का, जो प्रेजेंट होता है हमारा फूड मटेरियल्स में। जो फैटी ऑयल वाला खाना होता है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, फैट और ऑयल का। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है इसका, ये खाना बर्बाद हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है। तो अब किस किस तरीके से हम बचा सकते हैं खाने को ख़राब होने से, स्पॉइल होने से, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, जिससे क्या हो, एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उससे हमारा खाना का जो है वो ख़राब ही नहीं हो पाएगा। हम वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर एयर हो ही ना, ठीक है, हम उसको ऐसे जगह रख सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, हम उसको एयर को रिप्लेस कर सकते हैं नाइट्रोजन से। तो ये सब क्या है, मेथड है, हम डेंसिटी से इस तरीके से बचा सकते हैं अपने खाने को स्पॉइल होने से। तो ये हमारा भैया हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। यदि आपको बच्चा गैंग, बच्चा पार्टी, आपको यदि ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को। क्लास 10th में पूरा साइंस का चैप्टर कराऊँ, पूरा साइंस चैप्टर कराऊँगा, आपका पूरा साइंस कंप्लीट कराऊँगा विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आपके 95 आने से 95 से एबव आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी तो ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है अभी, तो ये अभी अप्रैल आने वाला है 1-2 दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये हमारे जो आने वाले जो अभी मई में बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे उन बच्चों को बेनिफिट करेंगे। हाँ, यदि वो देखना चाहे तो आप यदि देख रहे हो, आप कोई बोर्ड्स एग्ज़ाम वाले प्रिपरेशन वाले बच्चे हो तो ज़रूर देखिए इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने ये पूरे थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर में से तो जो क्वेश्चन आएंगे तो उससे आपको कोई भी बनाने से रोक नहीं सकता। और मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी होगा, तो उसके लिए आप डोंट वरी, आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हो जाएगा अच्छे से। और जो हमारे 2021 से 2022 के लिए बच्चे जो होंगे उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि मैं उसमें क्या करूँगा, पूरा जो है हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट कराऊँगा, जो चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और हमारा फिज़िक्स हो, ठीक है। तो फिज़िक्स हो सबका मैं कराऊँगा, तो डोंट वरी, एंड आपके 95 से अब आएंगे और ज़रूर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एंड एंड आप, मैं क्या कहूँ, आपको ये पसंद आया होगा तो आप कर ही दोगे, नहीं पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं। ओके, सो सी यू, बाय बाय।